बच्चों, हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध कंप्लीट कर लिया था और आप सभी ने देखा था कि हम लोग को जो फार्मूला मिला था वो कुछ इस टाइप से था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू क्या था, माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स, कुछ इस तरीके से आपको मिला। बात समझ में आ रही है? जो डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स है, डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स, ये दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर है। इसी को हम लोग बोलते थे बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट, मीन्स विभव प्रवणता। तो ये आपका विभव प्रवणता हो गया और E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एंड अगर हम बात करें E की, तो E क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको बात समझ में आ रही है? तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई और ये विभव प्रवणता हो गया। इन दोनों में ये संबंध था, हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। अब इस पर हम लोग कुछ कंसेप्ट ऑफ थ्योरी देख लेंगे। जैसे सबसे पहले ये कि हम लोगों को पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ये चीज हम लोगों को पता है कितना होता है। तो हम सभी जानते हैं बेटा, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़े थे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये परिभाषा है। तो इसकी परिभाषा के अनुसार अगर हम इसका मात्रक देखें तो E का मात्रक जो होगा F बाई क्यू नॉट के मात्रक के बराबर होगा। तो हम लोग बोल देते थे F का मात्रक होगा न्यूटन प्रति, Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलम। तो इस हिसाब से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की मात्रा न्यूटन प्रति कूलम होता था। क्या होता था बेटा, न्यूटन प्रति कूलम। यहां लिख देंगे न्यूटन प्रति कूलम। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब एक E का फार्मूला आपके पास और है, कहां से, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध से। E इक्वल टू, अगर हम परिमाण की बात करें तो E इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। बात समझ में आ रही? तो E का अगर हमको मात्रक चाहिए तो इसके मात्रक के बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं डेल्टा V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स विभवांतर, विभवांतर का मात्रक तो बोलेंगे वोल्ट, ठीक है, प्रति डेल्टा एक्स डिस्टेंस मीन्स मीटर, ये वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलम या फिर वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, ये इसका हो गया मात्रा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप लोगों ने सीख लिया। एक तो न्यूटन प्रति कूलम हम पहले से जानते थे, वोल्ट प्रति मीटर यहाँ से हमको मिल गया, ठीक है। ध्यान रहे, इस पर आप में एक ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन सा नहीं है। तो उसमें आपको 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें से 3 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा और 1 नहीं होगा। तो इसलिए सब आपको पढ़ाया जा रहा है, इसके लिए आप तैयार रहिए। दूसरी चीज़, हाँ, यहाँ पे आप ये भी लिख लीजिएगा कि एक जो न्यूटन प्रति कूलम है बेटा, न्यूटन प्रति कूलम है, वो 1 वोल्ट प्रति मीटर के बराबर होता है। ये वोल्ट प्रति मीटर के बराबर होता है। अच्छा, ये पॉइंट हो गया। अब दूसरी पॉइंट आप सीखने वाले हैं और उसका काम भी बहुत ज़्यादा है, ध्यान देंगे। आगे हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, संधारित्र पढ़ेंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा यूज होगा। मान लीजिए आपके पास 2 समांतर धातु की लंबी प्लेटें हैं। क्या है बेटा, समांतर धातु की लंबी प्लेटें, इस तरीके से ये हो गए, ठीक है। अगर हम सपोज करें कि इन पर जो आवेश का मान है, पहले प्लेट पर धन आवेश है इस तरीके से, और दूसरी वाली प्लेट पर ऋण आवेश है इस तरीके से। बात समझ में आ रही है? हमारे पास 2 धातु की लंबी समांतर प्लेटें इस तरीके से रखी हुई हैं। पहली प्लेट पर आवेश धनावेश एक समान रूप से वितरित है, दूसरी पर ऋण आवेश एक समान रूप से वितरित। इन प्लेटों के बीच की डिस्टेंस अगर हम माने कि d है, कितना है बेटा, दूरी d, इन प्लेटों के बीच की दूरी d है। चलो कलर चेंज कर लेते हैं
ताकि आपको दिखे बढ़िया से। ये प्लेटों के बीच की दूरी d मान लें, और हम ये मान लें कि पहले प्लेट का जो विभवांतर है बेटा, पहले प्लेट का जो विभव है, पहले प्लेट का जो विभव है वो v1 है और दूसरे प्लेट का जो विभव है वो v2। इस तरीके से हम सपोज करें तो आप समझ पा रहे हो कि प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, यानी कि विभवांतर भी होगा, वो भी आप प्रदर्शित कर दीजिए। और हम सपोज कर लेंगे यहाँ पर कि इन दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है वो डेल्टा v है। अच्छा, अगर हम मैथमेटिकली देखें तो आप कह सकते हो, आगे अभी लिख देंगे, डेल्टा v इक्वल टू v1 माइनस v2, यानी विभव में अंतर को विभवांतर हो गया। आप समझ पा रहे हो कि ये धनावेश होगा और ये ऋणावेश होगा इधर, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा धनावेश से ऋणावेश की ओर। कैसे टेस्ट करते हैं, बीच में हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज रख देते हैं। यहाँ पे मान लो रख दिया आप टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या, +1 कूलम। अब ये धन आवेश वाली प्लेट इस टेस्ट चार्ज को करेगा क्या, रिपल करेगा, इस तरीके से प्रतिकर्षित करेगा और इधर वाला आकर्षित करेगा। कुल मिलाकर जो इस पर नेट फोर्स लग रहा होगा उसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी, तो ये ऐसे आगे बढ़ेगा। तो इसके आगे बढ़ने की दिशा को ही तो हम लोग बोल देते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होने वाली है बेटा वो इधर की ओर है। मैं बना दे रहा हूँ इसमें इस तरीके से, ऐसे। ये बात आप हमेशा से जान रहे हो कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। अच्छा, किनारों को छोड़ दें, ध्यान रखना किनारों को हम लोग छोड़ेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। संधारित्र की जब प्लेटें लगे दोनों, ध्यान रखना किनारों को छोड़कर जो बीच में होगा वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो समांतर बल रेखाएं हैं। अगर किनारों की बात करेंगे तो बल रेखाएं कुछ इस तरीके से होंगी, क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स की डायरेक्शन कुछ इधर होगी धनावेश से, और ऋणावेश वाला इधर की ओर खींचेगा। तो इन दोनों का रिजल्ट ये होगा कि इधर से इधर की ओर परीक्षण आवेश आएगा। इस कारण से बल रेखाएं किनारों पर कुछ इस तरीके से होंगी। तो किनारों को अगर हम छोड़ें, अगर हम दोनों प्लेटों के बीच में देखें तो वैद्युत क्षेत्र क्या है, एक समान है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बल रेखाएं समांतर हैं और उनके बीच की दूरी जो है वो समान है। ठीक है, तो ये बल रेखाएं हो गई। अब अगर इन प्लेटों के बीच में किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालना चाह रहे हो तो बराबर होगा, क्योंकि अभी आपने कहा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है बेटा, एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो अगर इस बिंदु पर निकालोगे तब भी मिलेगा, इस बिंदु पर निकालोगे तब भी, यानी प्लेटों के बीच में आप किसी भी बिंदु पर निकालोगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो समान होगी, क्योंकि वहां एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है कि भैया हमारे पास दो धातु की प्लेटें थी जिन पर एक समान रूप से धनावेश, दूसरे पर ऋण आवेश, पहले का विभव v1, दूसरे का विभव v2, इसलिए प्लेटों के बीच का विभवांतर डेल्टा v होगी, मैथमेटिकली जिसकी वैल्यू v1 माइनस v2 होगी। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस हम लोग d मान रहे हैं। अब अगर इस प्लेटों के बीच हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो संबंध था, देखिए लिखेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर ये कंडीशन है तो प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आपने माना है वो E इक्वल टू होगा क्या। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा इस फार्मूले पे विचार करेंगे। फिगर देखना, हम लोग क्या माने थे कि वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन इधर की ओर थी, इसमें दो बिंदु था A और यहाँ पर एक बिंदु था B। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो थी बेटा वो डेल्टा x थी, ओके, और इसका विभव VA था, इसका विभव VB था। बात समझ आ रही है, इसका विभव क्या था, VB था। ठीक है, तो हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी कि विभव प्रवणता लिख कितना रहे थे। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी डायरेक्शन में थी, ये E, तो हम E की वैल्यू लिख कितना रहे थे, माइनस इन दोनों के बीच विभवांतर यानी कि VA माइनस VB अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, दोनों बिंदुओं के बीच डेल्टा x, यानी कितने दूरी में कितना विभव में परिवर्तन हुआ है, इस बात की बात हो। ठीक है, तो ये VA माइनस VB को आपने क्या लिखा, डेल्टा V,
अपॉन डेल्टा एक्स। इस तरीके से अगर हम परिमाण लें तो माइनस का कोई मतलब नहीं, माइनस का चिन्ह केवल ये प्रदर्शित करता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे विभव का मान घटता जाएगा, विभव का मान घटता जाएगा, बस इतना। तो ये फार्मूला आप प्राप्त किए, E इक्वल टू वी ए माइनस वी बी अपॉन डेल्टा एक्स, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस डी है, इनके प्लेटों के बीच का विभवांतर डेल्टा वी है। जैसे यहाँ इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर आपने लिखा डेल्टा वी और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी लिखी, ऐसे ही हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं। क्या लिखेंगे? E इज इक्वल टू प्लेटों के बीच विभवांतर डेल्टा वी, ओके, अपॉन प्लेटों के बीच के डिस्टेंस यानी कि डी। ये फार्मूला आपको मिल गया। बात समझ में आ रही है? ओके। या फिर आप अगर यहाँ पे बी मानो, लिखने में ज़्यादा आसानी होगी और आपको बार बार यही मिलेगा भी, तो यही आप लिख लीजिएगा, चाहे डेल्टा बी से लिखो चाहे बी से। अगर हम लोग बी मानते हैं तो यहाँ पर हमको क्या करना होगा? बी लिखना होगा, बी लिखना, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रदर्शित करा देंगे। तो जहाँ ये जो बी है बेटा वो प्लेटों के बीच का विभवांतर ही है, मीन्स V1 माइनस V2, ये V1 माइनस V2, ठीक है। बात समझ में आ रही है? वहाँ भी क्या था? डेल्टा वी, वी ए माइनस वी बी। इस तरीके से आप इसको लिखिए। अच्छा, ये चीज़ होगा। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका काम लगेगा। आगे चलते हैं हम लोग और एक नई टॉपिक पढ़ते हैं जो कि बहुत ही अच्छी टॉपिक है, उसमें आपको मज़ा आने वाला है। आप हेडिंग कर लीजिएगा। सबसे पहले लिखेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग, वर्क डन इन रोटेटिंग एंड डाइपोल, ठीक है। इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक field, work done in rotating and dipole and electric dipole। 1 मिनट, इलेक्ट्रिक डाइपोल लिख लीजिए पूरा, थोड़ा और ठीक लगेगा। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो ये आप हेडिंग बनाओ, मैं समझाता हूँ। आपने लिखा वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये आपको फाइंड आउट करना है। आप हेडिंग बनाइए, लिखेंगे क्या? एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ये आप हेडिंग बनाएंगे। चलो अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है बेटा, ये आप हेडिंग करेंगे, ठीक है। चलो ओके,
आपने हेडिंग बना लिया कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र होगा, उसमें हम द्विध्रुव को रखेंगे और द्विध्रुव को घुमाएंगे, और घुमाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है उसको हम लोग उसका व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसके टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। एक समान तो हमको समझ में आ रहा है कि उसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं समांतर रेखाओं द्वारा जो समदिश होती हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है यानी समान दूरी पर होती है, समांतर होती है और समान दूरी पर होती है एक दिशा में। एक समान वैद्युत क्षेत्र हो गया। बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्यों लिखा गया है, तो ध्यान रखिए, जब आप द्विध्रुव की बात करते हो तो द्विध्रुव के कारण भी आप लोग क्या करते हो, उसके अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हो, ये एक्सियल। उसके निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हो, ई इक्वेटोरियल। बात समझ में आ रही है। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का स्वयं का भी क्षेत्र होता है, इसका जो है स्वयं का भी वैद्युत क्षेत्र होता है। तो हम उस वैद्युत द्विध्रुव के स्वयं के वैद्युत क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र, जो इसके लिए बाह्य वैद्युत क्षेत्र हो, यानी कि पहले से ही वहां पर एक समान वैद्युत क्षेत्र जनरेट हो और उसमें द्विध्रुव को लाके रखा जाए, तो द्विध्रुव के लिए वो वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाह्य वैद्युत क्षेत्र होगा। इस बात पर आपको विचार करना है। तो आप समझ गए कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र क्या है, उसमें वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग घुमाएंगे। वैद्युत द्विध्रुव को तो आप भली भांति जानते हो, और किया गया कार्य निकालेंगे। ध्यान रहे, यहाँ पर कहा गया है वैद्युत द्विध्रुव को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने में नहीं, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में। जैसे ही घुमाने की बात कर रहा है, तुरंत आपको समझना चाहिए कि ये बात हो रही है रोटेशनल मोशन की, यानी कि घूर्णन गति की। आप भली बात जानते हो, अगर लीनियर मोशन हो रहा है, लीनियर मोशन हो रहा है मीन्स रेखीय गति की बात हो रही है, रेखीय गति की बात हो रही है, तो हम लोग कार्य निकालते समय W बराबर लिखते थे बल, यानी उस वस्तु पर बल कितना लगा, और गुणे बल की दिशा में विस्थापन कितना हुआ, या फिर हम लोग बोल देते थे इन दोनों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बल और विस्थापन का काम लगता था। बल तो आप समझ ही रहे हो, विस्थापन यहाँ कौन सा है, तो बोलेंगे रेखीय विस्थापन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है बेटा। कौन सा विस्थापन है, रेखीय विस्थापन। लेकिन यहाँ बात हो रही घुमाने की, अगर कोई चीज घूम रहा है तो वहां पे बात की जा रही है रोटेशनल मोशन मीन्स घूर्णन गति की। तो इसके बारे में तो आप बहुत बढ़िया से पढ़े, है ना, और इसके बारे में भी 11th वाले बच्चों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ समझिए, घूर्णन गति का मतलब केवल इतना समझिएगा कि यदि कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर इस प्रकार से गति कर रही हो कि उसका प्रत्येक पार्टिकल यानी उसका प्रत्येक कण क्या हो, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो, तथा उसके पथ का जो केंद्र हो, यानी उस वृत्तीय पथ का जो केंद्र हो, सभी का जो केंद्र होगा वो उसके रोटेशनल एक्सिस पर यानी कि घूर्णन अक्ष पर स्थित हो। जैसे आप सपोज करो कि कुछ इस प्रकार से पार्टिकल है ये, और ये क्या कर रहा है, इस अक्ष के चारों ओर घूम रहा है, इस अक्ष के चारों ओर घूम रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे कोई पार्टिकल है, बात समझ में आ रही है, तो ये ऐसे घूमेगा, इसका जो वृत्तीय गति होगा इस प्रकार से होगा। अगर इस तरीके से घुमा रहे हो तो ऐसे से घूमेगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी। बात समझ में आ रही है, ये इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। और इसका जो केंद्र होगा बेटा इसके वृत्तीय पथ का, वो इसी अक्ष पर ही होगा। कहीं भी इस अक्ष के पास में लो चाहे दूर में लो, मान लो यहाँ इस कण की बात कर रहे हैं तो ये कण भी क्या होगा, कुछ इस तरीके से घूम रहा होगा अपना वृत्तीय पथ पर, और इसका केंद्र भी क्या होगा, यहीं पर होगा, रोटेशनल एक्सिस पर। अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं तो हमारे पास आपको ये रिमोट दिख रहा होगा, हम यहाँ पर एक उंगली रख रहे हैं और यहाँ पर एक उंगली रख रहे हैं, और इस रिमोट को क्या कर रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो तर्जनी उंगली है हमारी ऊपर वाली और एक नीचे वाली, इन दोनों उंगलियों को मिलाने वाली जो रेखा होगी वही इसका घूर्णन अक्ष होगी, क्योंकि उसी के चारों ओर ये रिमोट क्या हो रहा है, घूम रहा है।
अब आप इस घूमते हुए रिमोट की किसी एक बटन को आप पार्टिकल मान लो, किसी भी एक बटन को क्या करो पार्टिकल मान लो, जैसे इसको रेड वाले को मान लो। अब आप ध्यान से देखना कि रेड वाला घूम कैसे रहा है, ये सर्कुलर पाथ पे है कि नहीं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो रिमोट की रेड वाली बटन है ये सर्कुलर पाथ ही बना रही है इसके चारों, जिसका केंद्र कहाँ है तो उसी अक्ष पर ही। ऐसे कोई भी आप लेंगे तो अक्ष पर, और इस प्रकार की अगर गति हो रही है तो घूर्णन गति होगी। कुल मिला के आपको केवल इतना ही समझना था कि कोई भी पिंड किसी अक्ष के चारों ओर इस प्रकार से गति करे कि उसका प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा हो और उसके वृत्तीय पथ का जो केंद्र हो वो अक्ष पर हो, घूर्णन गति हो। बात समझ में आ रही? ये तो गति हम आपको समझा रहे थे। ध्यान रहे बेटा, जितना रेखीय गति में जितना महत्वपूर्ण आपका ये बल होता है, कौन बल F, उतना ही महत्वपूर्ण घूर्णन गति में बल आघूर्ण होता है टा। क्या बेटा? बल आघूर्ण, इसका ध्यान रखना। तो अगर यहाँ पर क्या कर रहे हो, द्विध्रुव को क्या कर रहे हो, वैद्युत द्विध्रुव को घुमा रहे हो, तो घुमाने में किया गया कार्य निकालना है, यानी घूर्णन गति होगी। तो घूर्णन गति में जो कार्य का फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं बेटा, वो कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं। W = जहाँ पे रेखीय गति में बल होता था वहां पे घूर्णन गति में हम लोग टालेंगे, बल आघूर्ण लेंगे ये। और गुड़े यहाँ पे आप क्या लेते थे, विस्थापन। क्या लेते थे? विस्थापन। कौन सा विस्थापन? रेखीय विस्थापन। यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे बेटा, तो बोलेंगे कोणीय विस्थापन। कौन सा? कोणीय, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये आपका बोला कोणीय विस्थापन, ये आप याद रखिएगा। तो आप हमेशा बात याद रखिएगा, जब भी हमको रेखीय गति में कार्य निकालना होगा, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन ये लगाएंगे, और जब हमको कोणीय गति में यानी कि घूर्णन गति हो रही होगी वहां पे हमको कार्य निकालना होगा तो हम बल आघूर्ण लेंगे और कोणीय विस्थापन लेंगे। रेखीय विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन लेंगे, उन दोनों का गुणनफल क्या होगा, कार्य के बराबर। ये चीज आपको याद रखना। चलो अब निकालते हैं। इतना अगर पता हो गया, ध्यान रहे कार्य निकालने के लिए इस दशा में आपको दो चीज की जरूरत होगी, बल आघूर्ण और कोणीय विस्थापन। यानी कितना आप विस्थापित किए, कोण में विस्थापित करोगे ना, जब घुमाओगे तो कोण में, जैसे ये है मार्कर मैं इसको घुमा रहा हूँ तो कुछ कोण विस्थापित किया हो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, बात समझ में आ रही, 90 डिग्री, इस तरीके से। ओके, अब हम इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं क्योंकि आपको सारी चीज की नॉलेज है। सबसे पहले तो इसने कहा है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, उसको जनरेट करो, बनाओ। हम सपोज कर लेंगे बेटा कि ये एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। ये चलो अब बन गया। ठीक, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र हो गया और क्षेत्र की डायरेक्शन ये दिख ही रही है, जिसका परिमाण हम लोगों ने E मान लिया है। ठीक है, इसमें हम द्विध्रुव को रखेंगे और हम सपोज करेंगे कि हमारा जो द्विध्रुव है वो कुछ इस प्रकार से है। ये द्विध्रुव का अक्ष होगा। क्या होगा? तो बोलेंगे द्विध्रुव का अक्ष होगा। हाँ, इस पर जो है वो -q आवेश है तो इस पर +q आवेश होगा। ये बात आपको याद रखनी है। क्यों? क्योंकि द्विध्रुव है तो द्विध्रुव पर समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकार के आवेश स्थित होंगे। तो q यहाँ भी समान परिमाण हो गया, विपरीत प्रकार, यहाँ माइनस का तो वहाँ प्लस का आवेश स्थित, एक दूसरे से अल्प दूरी पर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी आप बता दीजिए। तो हम लोग सपोज कर लेंगे कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 2l है। कितनी बेटा? 2l। ये अच्छा, एक चीज़ हम और बताएंगे कि जो द्विध्रुव है वो क्षेत्र की दिशा से कुछ कोण बना रहे हैं। क्षेत्र की डायरेक्शन यही तो है, उसके पैरेलल मैंने एक लाइन खींच दी है आपको समझाने के लिए। बात समझ में आ रही है? ये क्षेत्र की डायरेक्शन हो गई, क्षेत्र की दिशा से कितना कोण बना रही है इस पर हम लोग बात करेंगे। हम मान लेंगे कि क्षेत्र की दिशा से, अच्छा, कौन? द्विध्रुव आघूर्ण
द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होती है? तो हम सभी जानते हैं बेटा, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। उसकी डायरेक्शन भी आप शो कर दीजिए। चलो ये इसका डायरेक्शन होगा, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, लिख देंगे हम लोग कि ये किसकी डायरेक्शन है, तो बोलेंगे पी। तो आप देख पा रहे हो पी की डायरेक्शन ये है बेटा, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन ये है। इन दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा है, हम लोगों ने माना। अब ये डेरिवेशन तो आप कर ही चुके हो कि अगर एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाकर बनाया हुआ है, तो उस पर कितना बलयुग्म आघूर्ण लगेगा तो हम जानते हैं। लिखेंगे इस दशा में, चलो कैलकुलेशन देखना है, लिखेंगे इस दशा में द्विध्रुव पर इस दशा में द्विध्रुव पर बलयुग्म लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, बलयुग्म आघूर्ण। चलो बच्चों इसकी बात कर लेते हैं। तो बलयुग्म आघूर्ण को हम लोग किससे लिखते हैं बेटा? टा से लिखते हैं। ओके, टा इज इक्वल टू होता क्या है? पी ई साइन थीटा। इसका डेरिवेशन आप कर चुके हो, ठीक है, कि अगर कोई द्विध्रुव है क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर है, तो उस पर लगने वाला जो बलयुग्म आघूर्ण होगा पी साइन थीटा होगा। पी क्या होगा बेटा? उस द्विध्रुव का आघूर्ण। ई क्या होगा? तो वहां पर जो एक समान वैद्युत क्षेत्र था वो। साइन थीटा क्या होगा? तो वेक्टर पी और वेक्टर ई के बीच का कोण। तो पी और ई के बीच का कोण यहाँ थीटा है, तो इसलिए मान लिया। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी, और इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बनाने वाले हैं। ये बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान देना थोड़ा, आपको चाहिए क्या क्या था? कार्य चाहिए था। क्या चाहिए था बेटा? कार्य, ठीक है। कार्य में कौन सा फार्मूला लगाते हो? तो आप बताओगे घूर्णन गति हो रही है तो बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन, ये लगाएंगे। तो आपने टाउ तो प्राप्त कर लिया, जो बलयुग्म आघूर्ण है वो आपको मिल गया, कोणीय विस्थापन चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक लैंग्वेज लिखेंगे, और वो ये, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ इस लैंग्वेज का मतलब। लिखेंगे टा को नियत मानते हुए, नियत टा को नियत मानते हुए, इसका मतलब ही समझा रहा हूँ। ये जो टा लिखा है इसको नियत मान रहे हैं। टा को नियत मानते हुए द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से नहीं, द्विध्रुव को इसके आगे, द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन, अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा तक आगे, यानी इसके आगे डी थीटा तक आगे विस्थापित करने में या घुमाने में किया गया कार्य, ये आपका हो जाएगा लैंग्वेज। अब इसको मैं आपको बढ़िया से समझाता हूँ इस लैंग्वेज का मतलब क्या है, और ऐसा मैंने क्यों लिखा, टाउ को नियत मानते हुए। ध्यान देंगे बेटा, हम सभी जानते हैं कि टा इज इक्वल टू क्या है? पी ई साइन थीटा। अब आप ध्यान रखना, थीटा कोण पर है द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से, थीटा कोण ऐसे घुमाया गया है, यहाँ पर है जब, तब उस पर बल आघूर्ण इतना कार्य कर रहा है, बलयुग्म आघूर्ण इतना कार्य कर रहा है। अगर हम इसको थीटा कोण और घुमाएं, डी थीटा कोण ही भले ही, इसको थोड़ा सा और घुमाएं,
तो थीटा का मान बढ़ जाएगा, और जैसे थीटा के मान में परिवर्तन होगा साइन थीटा भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिसके कारण टा क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि टा क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन थीटा। इस पर निर्भर कर रहा है भाई, कोण का मान बदलोगे साइन थीटा का मान बदलेगा तो टा का मान भी बदलेगा। और हम लोग यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि द्विध्रुव को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा आगे घुमाएंगे, यानी कोण के मान में परिवर्तन करेंगे। तो कोण के मान में जब परिवर्तन करोगे तो साइन थीटा का मान बदलेगा, जिससे टाउ बदलेगा। लेकिन मैंने कोण को, ध्यान देना, कोण को अनंत सूक्ष्म विस्थापन, अनंत सूक्ष्म एंगल लिया है, बहुत ही छोटा एंगल है जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, इतना छोटा है। बात समझ में आ रही है? तो बहुत छोटा होने के नाते नेग्लेक्टेड है कि हम इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दें। जैसे मैं आपको समझाऊं कि मान लो डी थीटा कोण और आगे बढ़ा दिए तो टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मान लो टा डैश हो गई। अच्छा, तो पी तो उतना ही रहेगा, क्योंकि पी क्या होता है, द्विध्रुव का कोई एक आवेश गुणे उनके बीच की दूरी। तो ये तो बदलने वाला नहीं, आवेश उतना ही रहेगा, उनके बीच की दूरी उतना ही रहेगा, पी उतना ही रहेगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो ये भी नहीं बदलने वाला, तो पी ये दोनों उतना ही रहेगा। ठीक है, फिर लिखेंगे साइन, ओके, और थीटा की जगह लिखेंगे बेटा थीटा प्लस डी थीटा, थीटा प्लस डी थीटा। यानी थोड़ा सा कोण आपने बढ़ाया है, जिससे साइन का मान थोड़ा सा, साइन कोण का मान जो होगा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, जिससे टा की वैल्यू भी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने इसको टा डैश माना। लेकिन जो डी थीटा है बेटा, वो उस कोण की तुलना में लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, यानी कि कोण की तुलना में अनंत सूक्ष्म है, बहुत ही छोटा है, नगण्य, हम इसको नेग्लेक्टेड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। इतना छोटा है तो अगर हम इसको छोड़ सकते हैं तो अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है, टा डैश बराबर पी साइन, इसको हटा दो यानी थीटा, ये तो टा डैश देखो बेटा टा के बराबर है, यही आप लिख सकते हो टा डैश बराबर टा। तो अब ये है क्या, बदला नहीं ना, आपने डी थीटा भले ही बढ़ाया लेकिन इसकी वैल्यू नहीं बदल रही। तो इसी को हम लोग बोल रहे थे बेटा नियत। क्या बोल रहे थे, नियत, यानी ये जितना पहले था उतना अब भी। ठीक है, तो यही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, जब वर्क इज इक्वल टू लिखेंगे टा इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। तो जब बल आघूर्ण की हम लोग वैल्यू रखेंगे तो यही वाली वैल्यू रख देंगे, क्योंकि नियत है, जितना पहले था उतना अब भी है, तो वही वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे। बात समझ में आ रही है? और कोणीय विस्थापन की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू रखेंगे कि इतना हम लोग विस्थापित किए, इतना तो पहले से ही रखा था, ये आपका पहले से रखा था, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो वो जितना आप बढ़ाए हो, जितना आप घुमाए हो द्विध्रुव को, वो वाला कर देंगे। तो आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। टा को नियत मानते हुए, नियत क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत कम विस्थापित कर रहे हैं तो उसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो टा को नियत मानते हुए द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा तक आगे घुमाने में किया गया कार्य, डी थीटा तक आगे घुमाने में किया गया कार्य। अब जब आप बहुत छोटा सा कोण लेकर चल रहे हो, यानी इसको आप बहुत थोड़ा सा विस्थापित कर रहे हो, तो कार्य कितना करोगे, बहुत कम, तो उसको हम लोग डी डब्ल्यू से लिखेंगे। और डी डब्ल्यू बराबर होता क्या है, अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कि हम लोग यहाँ पर बल आघूर्ण देते हैं, तो बल आघूर्ण और गुणे कोणीय विस्थापन कितना की है, डी थीटा, ये हो जाएगा बेटा। टा को मैं थोड़ा ठीक से लिख दूँ हाईलाइट करके, ये बात समझ में आ रही है, टा इंटू डी थीटा आप लिख दिए। ओके, ये था क्या, इस द्विध्रुव को कुछ कोण आगे विस्थापित करने में, बहुत छोटा सा कोण विस्थापित करने में किया गया है। मान लो आपको ज़्यादा कोण विस्थापित करना है तो उसके लिए लैंग्वेज हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब द्विध्रुव को थीटा 1 से, कहाँ से बेटा, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। अब ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो अब आप क्या करोगे, ज़्यादा कोण घुमा रहे हो, ज़्यादा कार्य करोगे, आप लिख सकते हो यहाँ पर W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। हम लोग जानते हैं बेटा क्या,
इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अनिश्चित समाकलन है इसलिए प्लस सी जोड़, डी एक्स का समाकलन एक्स, डी वाई का वाई, डी जेड का जेड, तो डी डब्ल्यू का डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ प्लस सी इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग लिमिट लगा रहे हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? θ1 से θ2 तक। चलो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ पहले स्टेप में। लिमिट क्या रहेगा बेटा? θ1 से θ2, ये लगा देंगे। ओके, अब आप समझिए इस बात को। डी डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास है, यहाँ ला के पुट कर दो। डी डब्ल्यू को क्या करो, वहाँ पे ला के पुट कर दो, वैल्यू पुट करेंगे तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ θ1 टू θ2। डी डब्ल्यू की जगह पे लिखेंगे टा इंटू डी थीटा, टा डी थीटा। ये क्या था बेटा? डब्ल्यू था। ओके, अगला स्टेप आप समझिएगा। हम लोग लिख सकते हैं बेटा कि डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ θ1 टू θ2, टा की जगह पर इक्वेशन फर्स्ट से पी ई साइन थीटा, तो लिख देंगे क्या? पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इतना आप लिख दिए। कहाँ से लिखें तो आप बता देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से आपने टा की वैल्यू पुट कर दी। हम सभी जानते हैं बेटा थीटा के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, थीटा वाले फलन को रोकेंगे, बाकी सबको बाहर कर देंगे। आप ये भी कह सकते हो पी और ई यहाँ पर कांस्टेंट है, इनको बाहर कर देंगे। ठीक है, तो करिए। तो अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू पी बाहर होगा, ई बाहर होगा। ये दोनों के दोनों क्या है? कांस्टेंट है, ना पी बदलने वाला ना ई बदलने वाला। पी क्या होगा? तो आप कहोगे दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, क्योंकि दोनों बराबर है। क्यों? गुणे उनके बीच की दूरी 2l। ये तो हो गया पी। बात समझ में आ रही है? ओके, अब ई की वैल्यू तो कांस्टेंट है ही है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र मान लो जिसका परिमाण ई मान लो, तो ये दोनों का दोनों कांस्टेंट है, इसको हम बाहर करेंगे। बचा क्या? साइन थीटा, ये बदलेगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो? द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमा रहे हो, तो जहाँ से जहाँ तक घुमा रहे हो वही लिमिट लगाएं कि वहीं तक आपको कार्य निकालना है। ठीक है, तो जब आप घुमाओगे तो थीटा की वैल्यू बदलेगी, थीटा की वैल्यू बदलेगी इसलिए साइन थीटा भी बदलेगा। तो ये वेरिएबल है, ये परिवर्तनशील है, इसको रोकेंगे और इसका समाकलन करेंगे। तो बोलेंगे इंटीग्रेशन θ1 टू θ2। क्या बचा बेटा? तो कहेंगे साइन थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक बात समझ में। अगला स्टेप क्या लिखेंगे? तो अगला स्टेप के लिए आपको फार्मूला जानना चाहिए, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, आप याद रखना, साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने आपको समाकलन पढ़ाया है, साइन एक्स का जो समाकलन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अनिश्चित समाकलन से जोड़ दे या अनिश्चित समाकलन सी नहीं जोड़े। तो अगर साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, तो साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष समाकलन जो होगा वो माइनस कॉस थीटा होगा। आप लिखिए यहाँ पर इस बात को, तो लिखेंगे बेटा क्या? पी ई, ओके, पी थीटा नहीं, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, और लिमिट लगाएंगे θ1 टू θ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, चलो आपको दिख रहा होगा, आगे बढ़ाते हैं स्टेप। अगला स्टेप डब्ल्यू इज इक्वल टू, बेटा माइनस आप बाहर कर लो तो माइनस पी, अंदर बचेगा कॉस थीटा, और लिमिट कलर चेंज कर दें ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो यही दिखेगा θ1 से θ2, ये लिमिट हो गया। ठीक है, अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो लिमिट अप्लाई करना आप सभी जानते हो। हम लोग क्या करते हैं बेटा? वेरिएबल जो परिवर्तनशील होता है उसकी जगह पे अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो थीटा, थीटा क्या था बेटा? परिवर्तनशील था। कैसे पता चला? आप बहुत आसान तरीके से पता कर सकते हो, किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा था, डी के बगल क्या लिखा हुआ था? थीटा। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो जल्दी में कि थीटा क्या है? परिवर्तनशील, और उसकी जगह पर आपको क्या करना है? लिमिट अप्लाई करना है। केवल उसी की जगह रखेंगे, कॉस की जगह नहीं, थीटा की जगह। पहले कौन सा? अपर लिमिट जो ऊपर लिखा हुआ है, लो, फिर माइनस करके लोअर लिमिट जो नीचे लिखा हुआ है। तो कॉस
थीटा की जगह पर थीटा 2, ओके, फिर माइनस करेंगे कॉस थीटा की जगह पर थीटा 1। ये हो गया आपका लिमिट अप्लाई। अगला स्टेप देखते हैं, ठीक से इसको समझिए। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन कर सकते हैं, माइनस आप कॉमन कर लीजिएगा, तो इसलिए W इज इक्वल टू, जैसे ही माइनस कॉमन करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आप लिख सकते हो P, और अंदर क्या बचा ध्यान देते हैं। जैसे ही आप बेटा माइनस कॉमन करोगे अंदर के साइन बदल जाएंगे, जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो माइनस कॉस थीटा 1 था, तो ये प्लस का हो जाएगा, और प्लस वाले को आप पहले लिख लीजिए, तो लिखेंगे कॉस थीटा 1 माइनस, फिर कॉस थीटा 2 प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा। ये हो गया बेटा आपका एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को थीटा 1 कोण से थीटा 2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, P cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये आ गया आपका कार्य। यहाँ तक बात समझ में आई है। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा स्पेशल केस देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला स्पेशल केस, फर्स्ट ध्यान देना बेटा, यदि इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, ये हम लोग सपोज करते हैं। इसका मतलब क्या है, तो लिखेंगे अर्थात, यहाँ पे लिखेंगे इसके मतलब, तो अर्थात द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से, कहाँ से बेटा, क्षेत्र की दिशा से क्षेत्र की दिशा से, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं, अथवा साम्य स्थिति से, साम्य स्थिति से, साम्य स्थिति का मतलब बेटा वो संतुलन की स्थिति में जो इस तरीके से, जब वो क्षेत्र की दिशा में यूँ, ये P हो गया और E भी क्या हो, इसी डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग बोलते थे अस्थायी संतुलन की स्थिति में है यहाँ से। तो जब वो अस्थायी संतुलन की स्थिति में होगा उसको बोलते हैं साम्य स्थिति बोल देते हैं शॉर्ट में। और इसको जब हम घुमाएंगे यहाँ से, तो प्रारंभ में क्या होगा बेटा, प्रारंभ में क्षेत्र के साथ कोण कितना बना रहा है, 0, तो वही लिखा गया है थीटा 1 इज इक्वल टू 0। और बाद में हम लोग इसको कहाँ तक घुमाएंगे, द्विध्रुव को कहाँ तक घुमाएंगे, तो आप बताओगे कि थीटा कोण तक, यानी ये पहले 0 कोण था, अब थीटा कोण है, तो थीटा 1 का मान 0 डिग्री, थीटा 2 का मान थीटा, तो वही लिखा गया है यहाँ पर द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा से, 0 डिग्री का मतलब बेटा क्षेत्र की दिशा से, या फिर इसी को बोलते हैं साम्य स्थिति से, कहाँ से, साम्य स्थिति से, कहाँ तक, थीटा कोण तक, थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, ये आपको चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग निकालते हैं, किए गए कार्य को फार्मूला अप्लाई कर देंगे, वही W इज इक्वल टू क्या था बेटा, P E cos थीटा 1, थीटा 1 की जगह 0 डिग्री, ओके, माइनस कॉस थीटा 2, थीटा 2 की जगह पर थीटा, ये लिख दिए। हम सभी जानते हैं बेटा क्या, अगले स्टेप में लिखेंगे P E cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा, ये आपका हो गया फार्मूला। इस फार्मूला को आपको लर्न करके रखना है, इस पे आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, तो इसलिए पहला केस आपका हो जाता है इम्पोर्टेंट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्यों, क्योंकि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। बात समझ में आ रही, ये आपका पहला स्पेशल केस था। उसके बाद हम लोग
दूसरे स्पेशल केस की बात कर लेते हैं। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड देखिए, इफ मीन्स यदि θ1 आपसे कोई कह रहा है 0 डिग्री, मतलब वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा से घुमाएंगे, एंड θ2 आपसे कोई कह रहा है बेटा 90 डिग्री, 90 डिग्री तो घुमाओ, यानी क्षेत्र की डायरेक्शन ये है और द्विध्रुव को आप क्या कर रहे हो, इसकी डायरेक्शन से ऐसे घुमा रहे हो। द्विध्रुव अब कहाँ है, ये तो कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री, ये P की डायरेक्शन होगी, तो ये P की डायरेक्शन और ये E की डायरेक्शन, P की डायरेक्शन ऋण आवेश से धन आवेश से, तो P और E के बीच का कोण अब 90 डिग्री, पहले कितना था 0 डिग्री, यानी उसी की डायरेक्शन में था, 0 का मतलब उसी की डायरेक्शन में, अब 90 डिग्री घुमाएगा, तो घुमाने में कितना कार्य किया गया उसको हम लोग देख लेते हैं। चलो तो लिखेंगे ध्यान दें, तब W इज इक्वल टू, फार्मूला वही अप्लाई करो, P E, अच्छा अगर पहला कोण 0 डिग्री हो तो डायरेक्ट ये लगा सकते हो, P 1 माइनस कर दो, क्योंकि cos 0 रखोगे तो 1 तो आएगा ही, माइनस cos, अच्छा थीटा की जगह कितना लिखा है बेटा 90 डिग्री, सॉल्व इट, लिखेंगे अगले स्टेप में, चूंकि cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, कितना होता है बेटा 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, एक बच्चे का एक का गुणा करोगे तो इतना ही रहेगा, इसलिए W इज इक्वल टू कितना आया P इंटू इतना कार्य आपको करना होगा। थर्ड स्पेशल केस देख लेते हैं बेटा, अगर आपसे कोई कह रहा है कि द्विध्रुव को आप उसकी साम्य स्थिति से, यानी θ1 बराबर 0 डिग्री से कहाँ तक, θ2 बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री तक घुमाओ, तब कितना कार्य करना होगा, यानी आप इस बात को समझिए कि क्षेत्र की डायरेक्शन ये है और इस डायरेक्शन से हम क्या कर रहे हैं, द्विध्रुव को ऐसे घुमा के इधर की ओर लाना, ये -2 था और यहाँ पर ऐसे +2 था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम इसको ऐसे घुमा के इधर ला रहे हैं, तो +2 इधर आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ये आपने ऐसे इसको घुमा के, तो कितना कोण बना रहा है 180 डिग्री, E की डायरेक्शन वो और P की डायरेक्शन ये, तो P और E के बीच 180 डिग्री कोण बना है, तो इतना घुमाने में कितना कार्य करोगे आप, उसके लिए हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे देन, तब वही फार्मूला कार्य W इज इक्वल टू P E cos θ1 की वैल्यू आप 0 रखोगे, cos 0 की वैल्यू 1, यानी जब भी θ1 0 दिया हो तो आप डायरेक्ट फार्मूला ये अप्लाई करिए, ठीक है, तो 1 माइनस cos θ2, तो cos θ2 की जगह 180 डिग्री, ओके। अगला स्टेप W इज इक्वल टू P E 1 माइनस cos 180 की वैल्यू आप सभी जानते हो कि ये है -1, क्योंकि मैंने आपको एक ट्रिक बता रखा है ट्रिग्नोमेट्री में, जितने भी बच्चे हैं सारे के सारे आप जानते होंगे, cos पाई की वैल्यू -1, cos 2 पाई की वैल्यू +1, ऐसे मैंने आपको बता रखे हैं, cos 3 पाई की वैल्यू -1, cos 4 पाई की वैल्यू, इतने में आप समझ गए हैं +1, और 180 का मतलब पाई, बात समझ में आ रही है, वो डिग्री में है ये रेडियन में है, तो इतने में अगर आप समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझ पाए हो तो आप वो लेक्चर जरूर देख लेना ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। चलो W इज इक्वल टू P 1 माइनस cos, अच्छा cos 180 की वैल्यू कितना -1, ये तो एक ब्रैकेट और लगेगा, तो इसको आप एक काम करिए, करली कर दीजिए, हाँ, तो cos 180 की जगह पर -1 ये लीजिए, इसलिए W इज इक्वल टू बेटा लिखेंगे P E 1 माइनस +1, इसलिए W इज इक्वल टू 1 1 2 और 2 का गुणा करा देंगे इसमें, तो 2PE, जब आप एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को उसकी साम्य स्थिति से, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री क्या करोगे, घुमाओगे, तो घुमाने में कार्य इतना किया जाएगा 2PE, यानी जितना कार्य आप 90 डिग्री घुमाने में करते थे उसका 2 गुना कार्य आपको करना है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आए होंगे, अगर समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।